अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। आज पार्लियामेंट में एक दफ़ा फिर बहुत शोर शराबे का और गहमा गहमी का दिन गुजरा, क्योंकि जो इलेक्शंस एक्ट की तरमीम थी जिनका पिछले हफ्ते से काफ़ी चर्चा था, बल्कि उससे पहले से भी, और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद से, जिसमें रिजर्व सीट्स के हवाले से बड़ी कामयाबी मिली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद को, उसके बाद से ये कानून साजी का सुनने में आ रहा था पहले भी कि जी ये पास कराएंगे और गवर्नमेंट जो है ऐसा कोई कानून लाने जा रही है। आज बाकायदा तौर पर ना सिर्फ कानून लाया गया, जैसे पिछले हफ्ते इसको मुतारिफ कराया गया था, कायमा कमेटी भेजा गया था, आज बाकायदा पार्लियामेंट से और दोनों हाउसेज से इसकी मंजूरी आज हो गई है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर ये चैलेंज किया जाए, जो कि ऐलान कर दिया है अफेक्टेड पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि वो फौरी तौर पे ये कानून साजी जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, अगर वहां पर चैलेंज करने के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट इसको टर्न डाउन कर देती है या क्वॉश डाउन कर देती है, तो क्या ये हुकूमत के लिए बड़ा एक एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं होगा? इसके ऊपर बात करेंगे। और हुकूमत की तरफ से भी भरपूर कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाया जा रहा है, एग्जिबिट किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत जो है इस बात के ऊपर बड़ी पक्की नजर आ रही है। बिलखुसूस जो PMLN है, जिनकी तरफ से बिल या मुसवदा पेश किया गया है, जिन्होंने इनिशिएट किया ये पूरा प्रोसेस, वो ये कह रहे हैं कि ये चूंकि आइन के कभी मुताबिक था ही नहीं ये पूरा जो वर्डिक्ट था मौजूद सुप्रीम कोर्ट का, तो लिहाजा पार्लियामेंट को तो मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि आइन के हवाले से तरमीम करें, और हम तो वही कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, और ना ही इसके ऊपर कोई भी लीगल हमारे ऊपर कोई भी तलवार आएगी। हुकूमत या खास तौर पर PMLN, चले मैं दोबारा रीफ्रेज कर देती हूँ अपनी बात को, मुस्लिम लीग नून इस बात पे काफी कॉन्फिडेंट नजर आती है। किसका कॉन्फिडेंस जीतेगा अब ये वक्त ही बताएगा। इस हवाले से जो बिल है और इस पूरे बिल का जो कुछ कॉन्टेक्स्ट है, इस बिल में एग्जैक्टली क्या दर्ज है, ये देखिएगा। इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं दर्ज जो आपके सामने पेश करती हूँ। इलेक्शंस एक्ट तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट है उसे मंजूर हो गया है। पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर, दोनों हाउसेज से नाजरीन। ऑपोजिशन का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला, जिसका ऐलान भी कर दिया गया है। बिल के अहम नुकात: अगर कोई रुकन पार्टी टिकट जमा नहीं कराता तो वो आज़ाद तस्वुर होगा। जो शख्स 3 दिन तक किसी जमात में शामिल ना हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। जिस जमात की कोई सीट नहीं, मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती वो जमात। अपोजिशन ने इलेक्शन तरमीमी बिल को गैर आइनी करार दिया और कहा कि तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हुसूल के दरवाजे बंद करने की कोशिश की गई है। और वफाकी वजीर, जो इस पर अब रिएक्शन है नाजरीन, वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये कानून साजी आइन की रूह के एन मुताबिक है, गैर आइनी नहीं है। जिस कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रही थी कि मुस्लिम लीग नून में भरपूर तरह से मौजूद है, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। साथ ही दूसरी तरफ का कॉन्फिडेंस भी देख लें नाजरीन। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, मखसूस नशिस्तें PTI का हक है। इलेक्शन एक्ट बिल में क्या है, हुकूमत के अपने अरकान लाइल हैं इस बात से, और सियासी जमात को अगर मौका नहीं देंगे तो आपका भी कल हसीना वाजिद जैसा हाल होगा। ये बड़ा एक अहम जो है साथ एक तंज का निश्तर बरसाया है PTI ने। तो नाजरीन अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। इस मामले को चैलेंज किया जाएगा, चैलेंज करने के बाद क्या हाल अहवाल होंगे, और जो हुकूमत का कॉन्फिडेंस है वो कितना इस मामले में उनकी मदद देगा कि ये बिल तो कभी है ही नहीं इस तरह का, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सके, क्योंकि पार्लियामेंट तो वही कर रही है जो पार्लियामेंट का काम है, यानी कि कानून साजी करना। पूरे मामले पे नाजरीन बात करेंगे, लेकिन एक फौरी तौर पर ब्रेक की तरफ मुझे जाना पड़ेगा। वेलकम बैक नाजरीन। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं और दोनों इतराफ़ की बात जानते हैं कि अब इस कानून साजी के बाद अगले जो मराहिल हैं वो क्या होंगे, सियासी तौर पर किसका पलड़ा भारी होगा, और लीगली स्पीकिंग भी कौन प्रिवेल करेगा ओवर दी अदर। तमाम मामले पे बात करने के लिए हमारे पास आज लीगल और पॉलिटिकल दोनों ओपिनियंस मौजूद हैं फ्रॉम ईदर साइड्स। जॉइंड हेयर बाय बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर कौमी असेंबली, और ऑफ कोर्स सिंस एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ में दोनों एतबार से हमारी रहनुमाई करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द PMLN। वेरी ग्रेटफुल आपके टाइम के लिए दानियाल साहब, और आपको खुश आमदीद बहुत बहुत। अजहर लगारी साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए वकील हैं आप PTI के, और तमाम तर मामले पे अपनी जमात का जो बेबाक मौक़िफ़ है एक दफ़ा फिर हमारे साथ रखेंगे ऑन बोर्ड। आपको भी सर बहुत खुश आमदीद। बात का आगाज़ आपसे करूँगी दानियाल साहब, बैरिस्टर साहब। ये दूसरी तरफ वाले बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बहुत उन पुर एतमाद हैं वो कि आपका जो ये नया तरमीम है, आपके ये जो तरमीमी तमाम आप बिल लाए हैं या एक्ट है जो आपके इलेक्शन एक्ट में तरमीम है,
ये 1 मिनट के अंदर अंदर अदालत में क्वॉश डाउन हो जाएगी, क्योंकि पीटीआई ने अभी आपकी मौजूदगी में ही पार्लियामेंट में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं फौरी तौर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी, प्लेजर। एक चीज तो बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो पावर ड्राइव होती है वो पार्लियामान से होती है, और पार्लियामान से जब पावर उनकी ड्राइव होती है तो इसका मतलब ये है कि जब पार्लियामान के पास कोई बिल आता है या कोई चीज़ आती है तो पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रीड इट। तो जब आपकी सुप्रीम कोर्ट ने, देखें, आपकी एक तो लॉ बड़ा क्लियर है कि उनके पास 3 दिन का टाइम होता है कि आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करना है। अब ये आइन कहता है, अब आइन की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता, वो पार्लियामान करता है। और अगर आपने 3 दिन की जगह 15 दिन आपने दे दिया तो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी प्रोविजन नहीं है तो उसकी इजाजत नहीं है। जहां तक दूसरी बात है कि आप देखें, दूसरी चीज बड़ी क्लियर जो है, जो इनको आई थिंक जिनको इशू इनको हो रहा है जरा, वो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का। कि देखें कि जो उसका पासिंग ऑफ द बिल है उसका पीछे कैसे उसका एप्लीकेबल कैसे हो सकता है। इसमें भी द पार्लियामेंट हैज द पावर, एंड ऑन मल्टीपल ओकेजन्स द पार्लियामेंट हैज डन दैट। दानियाल साहब, एक आपसे अर्ज ये है कि सुप्रीम कोर्ट का तो बड़ा मतलब क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट सी बात है, हर शहरी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है मुल्क की, और जो भी फैसला आता है उसका वो चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे तस्लीम तो करना होता है। आप लोग 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट को कोट कर रहे हैं, कल अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके ऊपर, लेकिन वो तो माइनॉरिटी जजेस है ना, मतलब मेजोरिटी का फैसला आप देखें, आर्ट यू सपोज टू फॉलो इट एज इट इज, मतलब मनोहन आपने उसको तस्लीम नहीं करना, आप तो हुकूमत हैं, आप ये गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं कर रहे अगर आप सिरे से कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। देखिए, पार्लियामेंट की अपनी एक सैंक्टिटी है, और वो सैंक्टिटी ये है कि जो कानून और आइन के मुताबिक चीजें हैं उसको जो कोर्ट्स हैं वो उसी तरह इंटरप्रेट करेंगी जिस तरह वो लिखी हुई है। अब ये जो मेंबर था, ये प्राइवेट मेंबर की तरफ से बिल आया, हाँ। और जब बिल आया तो हमने पार्लियामेंट को ये पावर दे दी कि आप डिसाइड करें कि क्या जो डिसीजन आया है वो ठीक है या नहीं है। आप बताएं कि जो आपका आइन कहता है 3 दिन की 3 दिन को आपको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना है, और जब 15 दिन कर दी तो इज इट राइट और नॉट। जो आइन आपको रोकता है कि एक दफा आप पॉलिटिकल पार्टी जोड़ लिया, आपने ज्वाइन कर ली, यू कैन नॉट जंप इनटू अनदर पॉलिटिकल पार्टी कि आप हॉर्स ट्रेडिंग रोके। तो अगर आपकी उसकी कोई और लेकिन वो तो कहते हैं उनकी पार्टी तो गलत खत्म कर दी थी ना, पीटीआई तो एग्जिस्ट करती थी, इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया था। तमाम सुप्रीम कोर्ट के मेजोरिटी जजेस ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की गलती थी, उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया, तो उनसे तो मतलब नाजायज तौर पर वो कहते हैं ना पार्टी ले ली, पार्टी तो थी ना, वरना उनकी मजबूरी में उन्होंने फिर सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन की। उन्होंने ज्वाइन तो कर ली ना, और मजबूरी में क्यों ज्वाइन की? अगर जिन्होंने अपना लिखा हुआ था कि हमने पीपल्स पार्टी पीटीआई की सीट के ऊपर टिकट लड़ा, जिन्होंने टिकट्स अपने जमा ही सुन्नी इत्तेहाद के ऊपर कराए, जिन्होंने कराए ही उन्हीं के ऊपर, तो वो तो बात ही कोई नहीं बनती ना उसकी। लेकिन जिन्होंने लिखा था चलो उनकी, तो फिर आपको एक चीज बनती है। दूसरा, इस चीज के ऊपर देखें, आपका जो मैं लॉ की बात कर रहा था कि पार्लियामेंट के पास लामहदूद पावर्स है, और वो पावर्स देखें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम। और मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो डिसीजन आए थे पार्लियामेंट के, दे हैड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इफ दे वर राइट देन दिस हैज दे आर राइट नाउ आल्सो। एंड देन अगर तो आप इंस्टीट्यूशंस को लड़ाना चाहेंगे तो आई थिंक देन आपके सामने चीजें, वो चीजें खराब से खराब। मैं ये वाला नुक्ता नजर आपकी तरफ लाऊंगी दानियाल साहब, क्योंकि ये तो आपके ऊपर वो लोग पलट के बात कर रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट से बिला वजह अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं और जुडिशरी से खराब कर रहे हैं। अजहर साहब, किसके पास इख्तियार है आइन की तशरीह करने का? दानियाल साहब कहते हैं ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है, और जो कुछ भी है अब ये तमाम चीजें फ्लोर क्रॉसिंग रोकने के लिए। आप लोग तो पहले बड़े एडवोकेट थे कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, वफादारियां नहीं बदलनी चाहिए, तो ये कानून साजी तो पीटीआई को भी मदद देगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 चीजें आपके सामने रख दूं। पहली तो बात है, 4 वजूहात के ऊपर ये जो कानून बनाने जा रहे हैं ये अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन है। और एक बार बता दूं आपको, बात बहते ही पार्लियामेंट के दिन को रात कर दें, रात को दिन कर दें, ये नहीं हो सकता।
आज कत्ल को कहें, जो कत्ल करेगा वो बरी हो जाएगा, उसको कोई सजा देने की ये भी नहीं कर सकता। तो ये जो पार्लियामेंट का इख्तियार है ना, और मैं बताता चलूं, इसी पार्लियामेंट में तौहीन अदालत एक्ट 2012 बाद मोहम्मद काकड़ केस में स्टक डाउन कर दिया, एनआरओ स्टक डाउन कर दिया। फिर हिस्सा बिल आया, ये भी रिकॉर्ड की बात है, वो बिल की शक्ल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर फेंक दिया। पहले तो ये समझे जो पार्लियामेंट मादर पिदर आजाद बनती फिर रही है, ये इख्तियार क्यों नहीं है? जबकि दानियाल साहब ने बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है लामहदूद इख्तियारात हैं पार्लियामेंट के पास। आप ऐसा समझते हैं? सब बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, कहीं है ये जो आज करे ना, मैं आपके सामने रख देता हूँ। सेक्शन 104 है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ का इतलाक माजी में नहीं हो सकता, यानी प्रोसीजर है ना। यानी मैं कहूँ कि कल आपको सजा है 4 साल की, आज आप तरमीम करके कहे नहीं ये 50 साल की हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। फिर अगली बात जो आपने समझना है, मैं आम आदमी के लिए समझा दूं कि वजह क्या है। दूसरी बात है, ये आइन में तरमीम करने जा रहे हैं। आइन कहता है कि सीटें मिलनी है, हो चुकी है, उस पास हो गई है पार्लियामेंट से सर, सेनेट से भी मंजूर हो गई है। ये आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम करने जा रहे हैं, जो इनका इख्तियार नहीं है। इसको हम कहते हैं एक्सेसिव डेलीगेशन। तीसरा, वो कौन सी सियासी जमात कर रही है, वो अपना तरमीम कर रही है अपने लिए कि वो पार्टियां के ये सीटें हमें मिल जाएं। तो ये पर्सन स्पेसिफिक ला भी आ गया है। और आम आदमी में, आम आजाद जमान में आपको समझा दूं कि माजी से क्या मुराद है। ये भाई मेरे बता रहे थे कि जनाब वो 3 दिन का, भाई ये भूल गए हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे। आइन में लिखा है ना, आइन में लिखा है, हुए क्या कर लिया, उसको हम कहते हैं डायरेक्टरी प्रोविजन। अब यहाँ क्या है, इसकी सिंपल सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ। अगर आपको याद हो तहरीक अदम एतमाद 28 मार्च को आई थी और 3 अप्रैल को असेंबली तहरीक एतमाद रिजेक्ट कर दी और असेंबली तहलील होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप किया। सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया। 7 अप्रैल को कहा कि घड़ियां पीछे जाएंगी। क्या कहा? घड़ियां बहुत सही बात है। और 9 अप्रैल को असेंबली बैठी। 3 अप्रैल को जाके इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद में क्लियर फारग कर दिया। अब यहाँ बड़ी वाज़ेह है कि यहाँ क्या है, बड़ा सिंपल सा इशू है। ये भी तो जुडिशरी ने जो है वो पार्लियामेंट्री मामले में एक तरह से अपनी बीच में एक आए और उन्होंने इंटरफेयर किया, उन्होंने इंटरवीन किया। हाँ, ये इंटरवेंशन तो आप लोगों ने बहुत। बैरिस्टर साहब जी चले कंप्लीट कर लें, मैं आती हूँ आपकी तरफ बैरिस्टर साहब जी। आखिरी बात आपके सामने मैं रखने लगा हूँ, मेरी बात सुनिएगा। बड़ा सीधी सी बात है कि ये जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, अब मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, अपना पिटीशन तैयार कर रही है और हम इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। और इशू क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी जमा कराए। 13 जनवरी की लिस्ट आज भी वेबसाइट पे पड़ी है, 296 लोगों की। और मैंने जो इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट रेफरेंस फाइल की है उसमें वो लगाई है। उसमें पाकिस्तान तहरीक सुप्रीम कोर्ट ले गई आपको 13 जनवरी के ऊपर, जब कागजात नामजदगी दाखिल करने थे, पार्टी टिकट देना था। सही हो गया बैरिस्टर साहब। कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद है। घड़ियां पीछे चली गई हैं। उसी तरह से उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए, वो आई थिंक एग्जाम्पल काफी वैलिड है बैरिस्टर साहब। जब आप लोगों ने बहुत खुशियां मनाई थी जुडिशरी की इंटरवेंशन पे और आपने कहा था कि ये बहुत अच्छा किया है जुडिशरी ने, मौजूद अदालत ने इंटरवीन करके ये जो गैर कानूनी तौर पर जो है इन्होंने असेंबली तहलील की, उस वक्त वो आपको इंटरवेंशन बहुत अच्छी लगती थी सर। अब आपको वही इंटरवेंशन बहुत बुरी लग रही है और वो कहते हैं उसी तरह से घड़ियां पीछे गई हैं अभी भी, जैसे 2022 में गई थी आपके हक में। देखिए जी, पहले मैं आपको 1 बाय 1 आंसर करूं। इन्होंने कहा कि जब कोई क्राइम कमिट हो उसकी सजा 4 साल है और उसके बाद लेजिस्लेशन पास करके किया कर दिया जाए कि उसकी सजा 20 साल है उसी क्राइम की, तो वो इन्फोर्स नहीं होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एट द सेम पॉइंट मैं आपको बात करता हूँ यहाँ, लेकिन आपके दुनिया में पार्लियामेंट आपको देवर कैपिटल पनिशमेंट जब क्राइम्स कमिट हुए थे और बहुत सी दुनिया की पार्लियामेंट्स ने इसमें लेजिस्लेशन किया और कैपिटल पनिश की सजा जो थी वो डेथ की बजाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी। वो लोग जो उस वक्त अरेस्ट थे उन सबको जिनको डेथ सेंटेंस हो चुकी थी, इट वाज कन्वर्टेड इनटू लाइफ सेंटेंसेस। पाकिस्तान में भी ऐसा केसेस में हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, ही वाज डिस्क्वालिफाइड और लोग जो 62(1)(f)(2) की जो शिट थी उसको जब रीड किया तो उसमें कोर्ट की इंटरप्रिटेशन थी कि ता हयात ना अहली जो ऑर्डर हुआ तो कहा कि ही वाज एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल वर डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ।
फिर उसमें क्या हुआ, जब तरमीम आया तो वो ताहयात से 5 साल हो गई। वो 5 साल से ताहयात नहीं हो सकती थी, लेकिन ताहयात से 5 साल हो गई, ठीक है ना। उसमें अगर कोई रिलीफ आता है, अब इस केस में देखें, इस केस में तो आप कोई सजा नहीं दे रहे, आप एक इंटरप्रेट कर रहे हैं एक चीज को। वो इंटरप्रेट ये है कि आपका कानून जो है वो 3 दिन की टाइम देता है, उसको आप किस इंटरप्रिटेशन के तहत, ये कौन सी इंटरप्रिटेशन के तहत आप उसको 15 दिन कर सकते हैं? ये मुझे अगर इंटरप्रिटेशन बता दें, कौन सी शिक है जिसके तहत आप उसको 15 दिन कर सकते हैं? यू कांट डू दैट, कोर्ट कैन नॉट डू दैट। दूसरा, आपने कहा कि वो दे कैन जॉइन 2022 वाली मिसाल के ऊपर भी रोशनी डालिएगा। जो पॉलिटिकल पार्टी अपनी इस डिफेंस के लिए खड़ी नहीं थी, आपने उसको वो दे दिया जो मांग ही नहीं दी थी। तो जब आपने उनको वापस जब कहा कि दे आर अलाउड, तो दिस ओपन्स द रूम फॉर हॉर्स ट्रेडिंग। हम तो आइन तो इसके खिलाफ पहले बात करता है, तो हमने वो चीजें अमेंड की और हमने जहां वैसे दानियाल साहब, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए आपकी पार्टी ने जब इनके ऊपर आ रही थी तहरीक अदम एतमाद, जो इनके मुनहरिफ अरकान थे, उनको आप लोग तो बहुत सपोर्ट करते थे कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये अपने ज़मीर की आवाज़ सुन रहे हैं। और जो चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन था हमजा शहबाज साहब का, उसमें तो बाकायदा वोट भी डाला था जो इनकी तरफ के मुनहरिफ अरकान थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वंस अगेन क्वॉश डाउन कर दिया था। तो तब तो आप कहते थे ज़मीर की आवाज़ सुन रहे हैं, अब आप कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग रोक रहे हैं। डिस्क्वालीफाई हो गए, और वो ज़मीर की आवाज़ इसलिए थी क्योंकि इमरान खान अपने जोबन में था, ताकत में था, और उन्होंने अपना अलम बुलंद किया करप्शन के खिलाफ, उन्होंने अपना अलम बुलंद किया झूठ और पाकिस्तान को आग तो वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं थी दानियाल साहब, सिविल नाफरमानी उसके खिलाफ, और उन लोगों ने अपना ये अलम बुलंद किया था। तो आज की चीज और उसमें बड़ा जमीन आसमान का डिफरेंस है। और हम हॉर्स ट्रेडिंग की फ्लोर क्रॉसिंग नहीं थी बैरिस्टर साहब इन लीगल लैंग्वेज। नहीं, फ्लोर क्रॉसिंग कैसी थी? जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की वो डिस्क्वालीफाई हो गए, और जो नहीं हुए दे वर स्टैंडिंग देयर, और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर खड़े थे। और उनका वफाक में तो जरूरत नहीं पड़ी थी ना, पंजाब में तो आप सही कह रहे हैं वो फिर हुआ, लेकिन आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे बड़ी तनकीद की जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं हो सकता है। आपने कहा ये भी आइन रीराइट करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट में तो की ना उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग, वोट दिया था उसके खिलाफ, आपके मतलब पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ आपके कैंडिडेट को, हमजा शहबाज साहब को वोट दिया था। हाँ, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन उसके बावजूद देखिए आप, उसके बावजूद वो डिस्क्वालीफाई हो गए एक चीज के ऊपर, लेकिन विदाउट दैट मतलब जो भी बात है, लेकिन आज की जो बात है ये तो बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। हमने तब भी जब उन लोगों ने किया तो उन्होंने अपनी जमीर की सुनी थी और इनके खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन आज की जो बात है, जो अमेंडमेंट है, उसमें देयर इज नो, एक तो उसमें कोई गलती नहीं है, दूसरा पार्लियामेंट के पास अगर देखें, ये वो जमात है जो कहते हैं कि जो लेजिस्लेशन पास करें इनकी क्या हैसियत है। ये आइन और कानून को और पार्लियामान को मानते ही नहीं है। इनका बिलीफ ना कल था पार्लियामान के ऊपर, ना आज है, और ना ये पार्लियामान को कभी पुख्ता हो गई, स्टैंप लग गई अजहर साहब आपकी इस बात पे कि आपका ना कल एतमाद था पार्लियामेंट पे, ना आज एतमाद है। और मुझे याद है आप लोगों ने कहा था सेनेट में तो अब हम हरगिज ये बिल पास नहीं होने देंगे। बासानी हुकूमत ने, अलायंस ने करा लिया बिल पास, क्या कर पाई पीटीआई? हमें पार्लियामेंट पे का एतबार नहीं है, पार्लियामेंट पे एतबार है। मैं अभी इस पार्लियामेंट की, मैं लफ्ज काली करतूत का नहीं कहता, बुरा लग जाएगा, मैं अभी बताने लगा हूं आपको। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार आइन के तहत सदर और गवर्नर को था। सेक्शन 57 में तरमीम करके ये इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया। मैं अभी गिनवाऊंगा आइन की वायलेशन को, चैलेंज किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में। फिर जिसका ये जिक्र कर रहे हैं आर्टिकल 62(1) है, वो क्वालिफिकेशन है, उसमें सेक्शन 232 में तरमीम की गई, वो भी चैलेंज पड़ा हुआ है हाई कोर्ट के अंदर। तीसरा, इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके रिटायर्ड जजेस लगा दिए गए, वो भी चैलेंज है। ये मैं उस पार्लियामेंट का बता रहा हूं। फिर यही देखिएगा नैब की तरमीम की पार्लियामेंट में बैठ के रिमांड 14 दिन का किया, इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए उसको कर दिया 30 दिन का, वो बिल बना दिया, बिल पेंडिंग पड़ा 2023 का। लेकिन अजहर साहब आपको रिलीफ वो दिया है जो आपने मांगा नहीं था, ये बात तो ठीक है ना उनकी कि पीटीआई तो पूरे केस में पार्टी थी नहीं। इसका भी जवाब ले लें, बड़ा सीधा सा जवाब है। अजहर सिद्दीक का घर डिफेंस में है, आप मेरे पास आई, आप मेरे किराएदार बन गई, दानियाल भी आया किराएदार बन गई, मैं कोई घर से बाहर चला गया, आपने कोई कागज बनाया जाली और आपने दावा दायर कर दिया सिविल कोर्ट में, दानियाल सेशन में, आप हाई कोर्ट, दोनों के किसी जगह मलकियत चलती रही, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मालिक कौन है,
तो आपने कहा जी हाँ मैं कागज दिखाए, उन्होंने कहा नहीं भी डीएचए को बुलाते हैं। अब मैं तो घर बैठा हूँ, डीएचए आया, उसने कहा कि अजहर सिद्दीक मालिक है, तो आपका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं डीएचए को नहीं दे, अजहर सिद्दीक को नहीं देना? भाई मैं मालिक हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मालिक है। और ये बातें जो कर रहे हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग की, मुझे बताएं जो ये 82 मेंबर है, इनमें से किसी एक ने, सब ने सर्टिफिकेट दे दिए, डेक्लेरेशन दे दी, क्या रह गया? इवन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, 2 मेंबर बेंच का फरमाइशी फैसला आया, जी मैं इसी का अर्ज करने लगी थी आपसे। उसमें तो ये तक आए कि जो आइन के खिलाफ या आइन के तफादुम में फैसले हैं वो कोई जरूरत नहीं है इदारों को मानने की। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, अपने जस्टिस अपने ना अमीनुद्दीन साहब के 3 फैसले हैं जिसमें बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने कहा, और ये जो फैसला है ना, मैं खुद समझता हूँ ये तौहीन अदालत है। अरे 8 मेंबर बेंच का, ये पाकिस्तान पूरी दुनिया की तारीख में अनोखा फैसला है कि अभी मेजॉरिटी जजमेंट आई नहीं, और आप अच्छा कमाल की बात है उस जजमेंट पे आप कमेंट कर रहे हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर आपका ये, आप कह रहे हैं कि जो 2 जजेस का इख्तलाफी नोट है वो भी तौहीन अदालत है। यस भाई, वो 8 जजेस का फैसला उन पे पाबंद है क्योंकि माइनॉरिटी है वो कौन होते हैं उस फैसले को टर्न डाउन करने के हवाले से बात करने के, और उन्होंने जुडिशियल मिसकंडक्ट की है। और आने वाले दिनों में कोई पता नहीं है, मैं बता दूं आपको, क्या हम इस पे रेफरेंस लेकर आएंगे और हम आप 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लेकर आएंगे? ये तो बहुत ब्रेकिंग न्यूज है। फिर देखिए ये नहीं हो सकता कि वजीर कानून या कुछ अंदर लोग बैठे जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर बैठ ये जो गनौनी गेमें कर रही हैं, ये नहीं चल सकती। यानी इन्होंने ये अदारों को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, भाई इनका क्या हक है? बहुत बड़ा इल्जाम आपने लगाया वैसे अजहर साहब, आप आई होप आप ये प्रूव कर पाए। वो क्या आप कह रहे हैं कि ये वजीर कानून के ईमा पर इस तरह के इख्तलाफी नोट जो है वो जारी किए जा रहे हैं? दानियाल साहब, आप लोगों ने इतने दिल से लगा कर रखा है, वो पीटीआई तो कहते हैं कोई पता नहीं, हम खुद ही इसके ऊपर चैलेंज कर देंगे इख्तलाफी नोट्स को। 2 जजेस के इख्तलाफी नोट को आप लोग जो हुकूमत इसके पीछे रिफ्यूज लिए हुए है, आपको नहीं लगता है कि आपको भी प्रॉब्लमेटिक आने वाले दिनों में हो सकता है? क्योंकि एक तासुर ये कि आप जो एक कन्फ्रंटेशन है अदलिया से, वो अपनी जमात की आप मजीद बढ़ाना चाहते हैं ये कानून साजी करके। देखिए, एक तो उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि उन्होंने कहा कि वो कंटेम्प्ट है और वो इसको परसू करेंगे, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो किया है वो मिली भगत से किया है, तो ये बहुत बड़े एलिगेशंस हैं उन 2 जजेस के ऊपर। और आई थिंक जिस तरह इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं तो उसका तो रिस्पांस शायद आना पड़ेगा, और इसका रिस्पांस या तो पैमरा देगा या वो देंगे, क्योंकि दिस इज नॉट अ स्मॉल एलिगेशन जो इन्होंने लगाई है। और दूसरी जहां तक बात है, देखें हम तो किसी के पीछे छुप नहीं रहे या किसी फैसले के पीछे, हम पार्लियामान के पीछे हैं, हम पार्लियामान के साथ हैं और पार्लियामेंट के साथ हैं। और जो बिल ले किया है दैट इज अप टू द पार्लियामेंट, एंड द पार्लियामेंट द ऑल ऑपोजिशन और ऑल गवर्नमेंट पार्टीज टू डिसाइड वेयर दे स्टैंड। और जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई इंस्टीट्यूशन किसी चीज से गलत या ठीक डिसीजन देता है और पार्लियामेंट उसे डिसएग्री करती है, देन द पार्लियामेंट हैज द पावर। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं उसको कोई कर्टेल नहीं कर सकता। ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इनकी जो पावर्स हैं वो ड्राइव ही पार्लियामेंट से करती हैं। तो इट कैन नॉट बी सेड कि यार कि आप उनको उठा के या उनके खिलाफ या कुछ हम करें। ये पार्लियामेंट में ले हुआ, हम वी हैड द चॉइस टू वोट फॉर इट और अगेंस्ट इट। अदर मेंबर्स जो पीटीआई पीपल्स पार्टी है, लेकिन दानियाल साहब, ये अगर ये जाके ये चैलेंज तो इन्होंने ऐलान कर दिया है आज कि ये लोग करेंगे, अगर ये कर देते हैं और ये क्वॉश डाउन हो जाता है अदालत में जाकर ये आपका तमाम तर तरामीम, तो फिर आपके पास कोई अगली हिकमत अमली है? या फिर ये कि रिजर्व सीट्स का आप रास्ता नहीं रोक पाएंगे? अगर ऐसा नहीं आप ना रोक पाए तो फिर आपकी हुकूमत जो है वो नंबर्स में काफी वीक हो जाएगी, एंड इट इज वेरी लाइकली कि ये लोग अगर कोई मजीद इत्तेहादी अपने साथ मिला लेते हैं तो वो टॉपल भी कर दें। नहीं मोना, हमारी हुकूमत बिल्कुल वीक नहीं होगी और हम टॉपल से तो आज तक घबराए ही नहीं। हम तो कहते हैं कि अगर कोई बेहतर परफॉर्म करने वाला है तो आप कोलिशन के साथ आप गवर्नमेंट बनाएं। हमें इसके ऊपर कोई दूसरी वो नहीं है कि हमने इसके ऊपर बैठना है सीट के ऊपर। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं टेक्निकल बात, और वो टेक्निकल बात ये है कि द पार्लियामेंट हैज द पावर। ये सिंपल बात है। वो सीटें मिले ना मिले, कम मिले ज्यादा मिले, जो भी है। और आपने ये भी एक बहुत स्टेटमेंट बड़ी दी है और आई थिंक ब्रेव स्टेटमेंट है। आप कहते हैं आप टॉपल वगैरह होने से कोई आप डरते नहीं है। आप ये तो बल्कि अजहर साहब पहले ही ऑफर किया था। तो हम तो अपनी सियासत को दाव पे लगा के आए हैं पाकिस्तान के लिए।
हम पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, और हमने अपनी हर चीज को दांव पे लगाया कि इस मुल्क को इन बहरानों से निकाले, पाकिस्तान को आगे लेके जाए और मुल्क को आपके पैदा करदा बहरानों से मुल्क को निकालने के लिए अपनी सियासत तक दांव पे लगा दी अजहर साहब। इतना गवर्नमेंट बनाने का शौक था तो पीटीआई पहले भी बना सकती थी सर, आपको तो पीपल्स पार्टी ने ऑफर भी की थी। its own feet and it is better late than never कि जो पाकिस्तान के साथ गलतियां हो चुकी हैं कि it is time कि हम इसको बाद में जवाब दे दीजिएगा आप। जी जी जी, बात बड़ी बात है, बता दूं जी, शायद पढ़ा नहीं मेरे भाई ने, जो कि वकालत में प्रैक्टिकल कोर्टों के अंदर शायद पेश नहीं हुए हैं। इंडियन कोर्ट्स के अंदर जजेस को, आपको पता है, सिटिंग जजेस को तौहीन अदालत में सजा हुई, ये मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। और ये जो फैसला है ना, ये मेरी नजर के अंदर मैं कह रहा हूँ कि तौहीन अदालत है कि आपने 8 जजेस के फैसले को वायलेट किया है, आपका कोई इख्तियार नहीं है, और उसके ऊपर आप कह रहे हैं, आप अपनी एक राय दे रहे हैं, या तो आगे लार्जर बेंच, यानी उस फैसले को आर्टिकल 189 बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 189 ये बात रखिएगा, कभी आज तक हमने नहीं सुना कि लार्जर बेंच का फैसला हो और उसका जूनियर बेंच जो है वो उसको टर्न डाउन कर दे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तानी इस कदर आप इसको अनप्रेसिडेंटेड समझते हैं, और अजहर साहब जो है वो अपने मौक़िफ़ कायम रहे, एंड सो वाज दानियाल साहब। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन, जॉइन अस बैक फॉर एन एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन, हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जो इब्तिदा में बात सारी हुई है, जाहिर है कानून साजी तो हो गई है, लेकिन दोनों इतराफ बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं कि वो प्रिवेल करेंगे। ये कहाँ से आ रहा है कॉन्फिडेंस, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, और लीगली और पॉलिटिकली दोनों एतबार से। जॉइंड हेयर इन द स्टूडियोज बाय जनाब फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वजीर, और माशाल्लाह आजकल पॉलिटिकल एक विजिट के तौर पर आप पेशन गोइयाँ दे रहे हैं और काफ़ी सही भी साबित हो रही हैं। वेरी वार्म वेलकम फवाद साहब, गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग वाइल। एक तो ये आज की कानून साजी पे पहले बात कर लेते हैं कि क्या मामला है इसके ऊपर। हुकूमत तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमारा काम है कानून साजी करना, और हमने वही किया है, जिस मर्जी अदालत जाते हैं जाएं, हमारा अदालत इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। देखिए, हुकूमत ना एक नैरेटिव बना रही है, और कुछ अर्सा पहले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि हुकूमत एक्चुअली इस वक्त जो लग रहा है, नून लीग ये चाहती है कि अदालतें वफाकी हुकूमत को लपेट दें, और वो ये जाके कह सकें अपने लोगों को कि देखें हमारे साथ फिर बड़ा जुल्म हुआ है, ज्यादती होगी। तो ये जो तमाम एक अननेसेसरी जुडिशरी के साथ जो एक टसल बनाई गई है, एक अननेसेसरी जो वॉर क्रिएट कर रहे हैं, उससे और कोई मुझे समझ नहीं आती है कि इसके अलावा कोई और रीज़न है। बिकॉज देखें, हर एक को पता है, आज सुबह ये नेशनल असम्बली में पास हुई, शाम को सेनेट में हुई, आधी रात को प्रेसिडेंट से अप्रूव होगी, और रात को गजट नोटिफिकेशन आप कर देंगे। इट्स अ मेलाफाइड। सो इस तरह की मेलाफाइड लेजिस्लेशन अदालतों में नहीं रह सकेगी। एंड एवरीवन कहा उन्होंने ये कि इसकी जो स्पिरिट है वो वैसे इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि आप मुसवदा पढ़ें तो वो कहते हैं हल्फनामा चेंज नहीं कर सकते, बातें हैं ना, बातें ये तो एम अल्फाजी है ना, क्योंकि आप लोग भी तो बहुत इस बात के एडवोकेट थे ना कि फ्लोर क्रॉसिंग ना हो, लोग अपनी वफादारियां ना बदल पाएं। 63A में लिखा ही हुआ है ना, उसके होते हुए लेजिस्लेशन की क्या जरूरत है। देखो, स्पेसिफिक होना चाहिए ना। ऑब्वियसली लोग भी जो है वो समझना चाहते हैं कि इतनी क्या मुसीबत, इतने मॉरल कौन से हैं बेचारे, ये जो फॉर्म 47 के ऊपर आए हुए हैं, उनकी इतनी क्या बेचारों की मोरालिटी से तो उनका दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये तो इशू नहीं है। द प्राइमरी इशू इज कि ये लोग आए हैं, ये चाहते हैं कि जो रिजर्व सीट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसको डिफीट किया जा सके। नाउ जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो आईनी है, और आपको 2 अक्सरियत चाहिए उसको बदलने के लिए। जाहिर है कि आप ये लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट अपने डिटेल जजमेंट में भी इसको कवर कर देगा। सो इससे, और ये लेजिस्लेशन जो है इसका इफेक्ट उसके ऊपर होना नहीं है। तो इसलिए ये अदालतें तो वैसे फवाद साहब ज़ाहिर है मौजूद हैं, हम ऐसी बात कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन ये कि पिछले रोज अता तारड़ साहब ये कह रहे थे कि मेलाफाइडी की जहां पर आप बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ तो दूसरी तरफ से भी वाजे है, क्योंकि डिटेल्ड जजमेंट नहीं आ रहा। तो वो इस बात के ऊपर भी बहुत संगीन सवालात उठा रहे थे। देखिए, डिटेल जजमेंट तो फिर अभी तक नैब का भी नहीं आया, नैब लॉज के तो जजमेंट ही नहीं अनाउंस हुए, 3 महीने हो गए हैं। हाँ। उसके बाद इस वक्त मेरा ख्याल है इस वक्त 700 के करीब केसेस पड़े हुए हैं जो नजर सानी के, और जिनमें डिटेल जजमेंट्स आना बाकी हैं।
और वो नहीं आ रहा। मतलब इसमें आप इसको यू कैन नॉट मेक अ ह्यू एंड क्राई आउट ऑफ इट, एक्सेप्शन नहीं है। तो या तो आप एक लॉ, मेरे ख्याल में तो लॉ ये बना देना चाहिए कि जजमेंट जो है वो होल्ड नहीं कर सकता जज, और जब एक दिन सुनाए तो उसको अनाउंस होना चाहिए, इसका लॉ बना देना चाहिए। बट एट द मोमेंट ये नहीं है। अब ये जो इस वक्त जो देखो जो मोना जो सिंपल जो चीज़ है ना वो ये है कि इस वक्त पूरी कोशिश ये है कि फायज ईसा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दी जाए। उसके लिए ये रिजर्व सीट्स और वो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे के कोई 9-10 सीटें पीटीआई की वैसे ख़त्म करना, ये सब काम हो रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है। और उसका मतलब सिर्फ एक है कि आप किस तरह से काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन दें, और जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकना है चीफ जस्टिस बनने से। सारा इस वक्त जो फोकस है वो इसी के ऊपर है, हुकूमत का। मुझे पता नहीं है कि इनको कौन, क्योंकि अब तक जितने फैसले भी हुकूमत ने किए ना ये बड़े डिटेल्ड थॉट के साथ नहीं हुए। मिसाल के तौर के ऊपर आप शुरू से देख लें कि इमरान खान को अगर गिराना था तो ये प्रेमिसेस था कि जी ये तो 30 दिन से जेल नहीं निकाल सकते, हाँ। वो साल निकाल गए हैं और अभी वैसे खड़े हैं, तो फिर और उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर दूसरा प्रेमिसेस था पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी खत्म नहीं हुई, पार्टी ज्यादा तगड़ी होकर खड़ी हुई है। फिर था कि जी अरब इमरान खान के इतने खिलाफ हैं कि अरबों डॉलर के ढेर लग जाएंगे, वो $1 नहीं आया वहां से। फिर था कि जी वेस्ट इतना खिलाफ है कि यहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट 100 अरब डॉलर पे चली जाएगी, वो भी कोई नहीं हुआ। सो वो सारे प्रेमिसेस गलत हो गए। अभी आप पिछले दिनों देखें, इन्होंने कहा कि जी हम बैन कर देंगे पार्टी, जी अगले दिन आर्टिकल 6 की भी बात हुई उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन फिर उसके बाद नहीं हो सका, वो भी नहीं हो सका, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये डिटेल्ड में काम नहीं करते। मुझे जो शक लगता ये है कि ये बड़ी जल्दी जो है ना ये नीजर्क रिएक्शंस में आ जाते हैं, और ये भी वैसे ही नीजर्क रिएक्शन है। 2 ही तरीके हैं ना, या तो ये चाहते हैं कि फायज ईसा साहब 3 साल रह जाएं और हम देखिए पाकिस्तान में आप इमरान खान से बात के बगैर, पॉलिटिकल इंक्लूजन के बगैर तो कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। जाहिर है आप चूंकि इस वक्त एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में आप अपना पॉलिटिकल एक अपना एनालिसिस कर रहे हैं हर बात का, और आजकल ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ये बताइएगा कि ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है? पीटीआई भी काफ़ी इस दफ़ा कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शंस होने वाले हैं इस साल, और इमरान खान साहब की रिहाई भी अनकरीब है, इस बात का भी कई लोग इजहार कर चुके हैं। मतलब जाहिर है अभी तक तो ये सब नहीं हुआ, और पिछले रोज़ गुज़िश्ता रोज़ DGISPR की प्रेसर ने भी ये कहा है कि 9 मई के हवाले से ना मौक़िफ़ में तब्दीली है ना होगी। तो फिर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? इज इट बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द अपकमिंग इलेक्शंस इन अमेरिका? क्या इसके ऊपर है? जिस तरह पाकिस्तान में फौज एक रियलिटी है, इसी तरह से पाकिस्तान में सऊदी अरब एक रियलिटी है, इसी तरह से अमेरिका एक रियलिटी है, इसी तरह से चीन एक रियलिटी है। जो ये रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, तो आप इनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। जाहिर है कि आपने जो पॉलिटिक्स करनी है वो रियलिटीज़ के साथ ही आप उसका एनालिसिस करते हैं। देखिए DGISPR जो भी कहें, देखिए 2 साल हो गए हैं ना, 9 मई के बाद फिर 8 फरवरी भी तो हो गया। आप कैसे 8 फरवरी को इग्नोर कर दें और 9 मई को याद रखें? ये तो मुमकिन नहीं है। तो आपको 8 फरवरी को भी साथ लेना पड़ेगा। अब जब 8 फरवरी को आपको साथ लेना पड़ेगा और 2 साल आप एक तूफान से पीटीआई गुजरी है और वो उस तूफान से निकल आई है, अब क्या दोबारा एक सुनामी आप जनरेट करेंगे और पीटीआई को दोबारा दबाने की कोशिश करेंगे? पॉसिबल है। ये जो फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन का सारा है, ये शायद इसी थीम का एक हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान क्या अफोर्ड कर सकता है? चीन आपको कह रहा है आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, सऊदी अरेबिया कह रहा है आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ इमरान खान के साथ बातचीत के, पीटीआई को इंक्लूजन दिए बगैर आप कैसे स्टेबिलिटी लाएंगे? 3/4 पाकिस्तान दो। आपने क्योंकि कुछ चीजें करीब से देखी हैं, क्या इन ममालिक में वाकई बहुत बुरी रेपो है इमरान खान साहब की कि वो अब कहते हैं कि हमें हमारी तौबा है कि ये दोबारा आ जाए प्राइम मिनिस्टर? देखिए ये बात तो गलत साबित हो गई ना। ये तो देखें ना, दावे जो थे ये तो गलत साबित हो गए ना। आपने देखा कि अरब वर्ल्ड ने क्यों कहा कि आप स्टेबिलिटी लेके आए, वो उनका मतलब यही है कि आप इमरान खान को इंक्लूजन लेके आए। चाइना ने क्यों कहा कि आप स्टेबिलिटी लेके आए? स्टेबिलिटी का पाकिस्तान में क्या मतलब है? कि आप ये जो बर्बरियत और फस्तायत जो चल रही है इसको आप खत्म करें और आप एक इंक्लूजन। आपने बड़ी क्लियर कट इंटरप्रिटेशन दे दी है कि जितने ममालिक इनको स्टेबिलिटी का कह रहे हैं वो बेसिकली कह रहे हैं कि इनको आप इमरान खान के बगैर देखो ना, स्टेबिलिटी का है ही नहीं, मकसद ही खत्म हो जाता है। पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है, आप कहें जी हमने बात नहीं करनी, तो ये तो नहीं हो सकता। मैं गुज़िश्ता रोज का आपको एक 2-3 महीने आप और बात नहीं करेंगे, मैक्सिमम यही है। क्या यही है, क्योंकि इस साल के एंड से पहले कुछ हो जाएगा, यही एटलीस्ट बातें की जा रही हैं। तो 2 साल इसमें कितनी सदाकत है वो? देखो शेल्फ लाइफ 2 साल ही होती है।
हमारे यहाँ एक सिस्टम की, हाँ, वो शेल्फ लाइफ तो ये सिस्टम पूरी कर चुका है। अब आगे जितना जोर लगाना है उससे मामला और ख़राब ही होना है। अगर आपने इस्लाह नहीं करनी तो मामला ख़राब ही होना है। हर बात के ऊपर जो है वो आप एनार्की की तरफ ले जाते हैं ना चीज़ों को। आप कहेंगे इमरान खान को आप जेल में रख के कितनी देर और रख लेंगे? आपने साल रख लिया, 4 महीने और रख लेंगे, क्या हो जाएगा? अच्छा, ये पिछले रोज़ का हमारा एक इंटरेक्शन था प्रोग्राम में, तो मौला बख्श चांडियो साहब, आपको पता है पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं बड़े, उन्होंने बहुत बेतहाशा तनकीद की अपनी इत्तेहादी हुकूमत पे, और कुछ उन्होंने बल्कि हिमायत भी की इस थॉट की जो कि शायद नैयर बुखारी साहब से पहले आई थी कि असेंबली का डिसोल्यूशन हो जाए। हम नाजरीन को सुना देते हैं फॉर जस्ट मेमोरी, जो फवाद साहब इस पे कमेंट करें कि व्हाट इज अ पीपल्स पार्टी लीव ऑन दिस। बुखारी साहब मेरे भी पार्टी के सेक्रेटरी, मेरे भी लीडर हैं, तो उनके मौक़िफ़ से तो मैं इख्तिलाफ नहीं कर सकता। उनका बात करना पार्टी पॉलिसी भी होती है। हम कोई गैर आईनी तरीका नहीं चाहते हुकूमत खात्मे का, लेकिन जो बहरान है उसे इनकार नहीं किया जा सकता। हम इत्तेहादी नहीं है। हमने बजट के मामले पे एतराज किया है। मेरे चेयरमैन ने कहा कि सैलाब के मामले पर वजीर साहब ने जो वादे किए वो हमसे पूरे नहीं किए। मैं आजकल कह रहा हूँ, आपके सामने भी कह देता हूँ, नून लीग इलाकाई जमायत नहीं है, लेकिन नून लीग इलाकाई सोच की जमायत है। उसकी सोच आगे कहीं जाती नहीं, दूसरे सूबों में जाती नहीं। वफाक का मतलब 4 सूबे हैं, वफाक का मतलब एक सूबा नहीं है। जी, आपने सुना। और मतलब पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये थॉट आ रहा है, या क्योंकि आपको पता है जब भी ऐसा कोई सोच आती है इत्तेहादियों की तरफ से, आप भी जब हुकूमत में थे आप कहते थे इनकी ताने बाने कोई और से जुड़ रहे हैं और इनको कहीं से कहा जा रहा है कि आप छोड़ दें ये इनको सपोर्ट करना। ऐसा हो सकता है अभी पीएमएलएन के साथ कि इनके खिलाफ भी कुछ कह रहा है कोई? पीपल्स पार्टी की भी बात लाइन इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मैं तो ज़्यादा इंट्रीग हुआ था राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जो तकरीर की असम्बली के अंदर। अब देखिए, राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं, जैसे नदीम अफजल तो अपना माइंड भी दे देते हैं ना, वो ना भी पूछें, अपनी माइंड के ऊपर वो रहते हैं, लेकिन परवेज़ अशरफ साहब ऐसे आदमी नहीं, वो कैलकुलेटेड है, वो बड़े कैलकुलेटेड हैं और जरदारी साहब के बाहर नहीं जाएंगे। करेक्ट। तो उन्होंने कहा कि जी आप टॉक्स करें, वज़ीर आज़म साहब आप आगे बढ़ें और इमरान खान से और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आप टॉक्स के ऊपर जो है वो जाए। उसके बाद नैयर बुखारी साहब की स्टेटमेंट आई है और फिर अब चांडियो साहब भी ज़ाहिर है बड़े करीब हैं, बिलावल साहब के बड़े करीब हैं। तो ये एक सोच पीपल्स पार्टी की आ रही है। उसके बाद देखो, आउट ऑफ नो वे आईपीपीज जो है वो तो सारी केयर टेकर गवर्नमेंट उसको लेके आगे बढ़ रही है, चाहे वो अनवार काकड़ साहब हों, चाहे वो गौहर एजाज हों। ये लोग जो हैं वो अपने तौर के ऊपर तो कुछ करने वाले नहीं हैं। बहुत दिलचस्प बात आपने कर दी है। तो और अब ये जमात इस्लामी, आई थिंक गौहर एजाज साहब तो अदालत भी जा चुके हैं इस मामले पे। अदालत भी जा चुके हैं। तो ये जब आप आईपीपी को तनकीद करते हैं तो आप किस पे तनकीद कर रहे हैं? 2015 में किसकी हुकूमत थी जिसने ये आईपीपी साइन किए थे? तो वेरी एक्सप्लिसिटली आस्किंग यू, अगर इनको कहा जा रहा है कहीं से या चलें अब एस्टेब्लिशमेंट भी क्या बस हो गई है, ना मतलब ना अहली है, इनकॉम्पिटेंस है, या फिर आपको लगता है कि कोई रियलाइजेशन आई है? क्योंकि अल्टीमेट आर्ग्यूमेंट क्या है? अल्टीमेट आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर खान साहब भी निकल आते हैं इन मुश्किल तरीन हालात में, तो वो क्या कर पाएंगे, क्या ओवरहॉल हो पाएगा उस वक्त उनके आने से? देखिए, वो तो खैर बात की बात है, वो आएंगे, गलतियां होंगी, लोग नहीं मानेंगे, आगे हटा दें, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि इस वक्त इस पावर स्ट्रगल में क्या चीज़ जो है वो हम सेटल डाउन कहाँ हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये यू थिंक मतलब द पावर कॉरिडोर्स आर डन विद दिस सेटअप? देखो ना, आप अगर एस्टैब्लिशमेंट हैं तो आप ये 18 सीटों के साथ आपने वज़ीर आज़म क्यों बना दिया? आप किसी तवक्को होगी ना कि हमारा बोझ कुछ तो जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट लेगी। हाँ। जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, कोई तो बोझ उठा सकेंगे। बट फैक्ट इज कि ये तो जो पीपल्स पार्टी और नून लीग तो सियासी लाशें बन गई हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जो बजाय इसके कि वो उनका कोई बोझ हल्का कर सकते, ये दोनों जो है वो इतना बड़ा बोझ बन गए एस्टैब्लिशमेंट के, जिसको वो लेके जो है वो बाजार फिर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही हमने इनसे जान कैसे छुड़ानी है, कोई हेल्पफुल वो है नहीं, कुछ मदद वो कर नहीं सकते। और इस वक्त जो इंटरनेशनल सिनेरियो हमारे यहाँ बन रहा है, रीजन तो आपने देख ही लिया, पूरा अरप्ट हो रहा है। लेकिन उसके साथ जो इंटरनेशनल सिनेरियो ये है कि वेस्टर्न ब्लॉक में इधर बरतानिया में लेबर गवर्नमेंट आ गई है। यही बात मैं आपसे पहले भी अर्ज कर रही थी कि इलेक्शंस जो एक इंटरनेशनल इलेक्शंस हैं उससे ड्रिवन है ये सारा सेंटिमेंट भी। उसका बड़ा अमल दखल है ना पाकिस्तान में। अमेरिका में ट्रंप जो है वो जीत रहे हैं, और आप अंदाजा लगाएं कि यूरोपीय यूनियन अभी मैं 6-7 महीने तो हो गए होंगे शहबाज शरीफ साहब को, एक यूरोपीय यूनियन के मुल्क के सरबराह ने उन्हें फ़ोन नहीं किया। इन्होंने मुबारक के लिए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। ये प्रेसिडेंट या अमेरिका में तो आप ज़ाहिर प्रेसिडेंट का फ़ोन हुआ ही नहीं। तो
फोन के लिए तो आई रिकॉल कि आपके गवर्नमेंट भी जब थे आप लोग काफी इसके ऊपर करते थे कि बाइडन साहब का आपको फोन नहीं आ रहा, कॉल करना चाहिए था क्योंकि हमने हजारों अमेरिकन जो होते हुए अफगानिस्तान से सेफ इनखला किया था। हाँ। लेकिन बाइडन साहब जो हैं वो पर्सनल लेके उनके जो इश्यूज थे कि ये फौज और इमरान खान एक हैं और ये अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहे हैं, वो उस चक्कर में जो है वो पड़ गए ना। हाँ। और फोन तो करना फर्ज बनता था बाइडन का और इसी से ही ज्यादा बात जो है वो बिगड़ी। बट नॉनदलेस ये इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें बहुत तनहा, अभी आप देखो सऊदी अरेबिया ने 5 इस्लामी मुल्कों को बुलाया चंद माह पहले इजराइल के ऊपर बातचीत के लिए। पाकिस्तान वाहिद एटमी ताकत दुनिया की इस्लामी ताकत, पाकिस्तान वाज नॉट इनवाइटेड। चाइना ने भी 10 मुल्कों को बुलाया है, वी वर नॉट इनवाइटेड। सो पाकिस्तान इस वक्त एक तो इंटरनेशनल आइसोलेशन, उसके साथ पैसे नहीं आ रहे, 10 अरब डॉलर चाहिए आपको। मैं यही आपसे मैं बात असल में अर्ज करी थी जिसका आपने कहा कि ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन यही सवाल है जो आप खुद भी उठा रहे हैं कि अगर ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं क्या इन प्रॉब्लम्स का हल निकल आएगा क्योंकि इंटरनेशनल आइसोलेशन खत्म हो जाएगी? ना पहली बात तो ये है ना कि पाकिस्तान में तो स्टेबिलिटी होगी तो कोई इधर देखेगा ना चीजें जो है वो बेहतर। अच्छा आई सी, आप कहते हैं कि पाकिस्तान का मसला मईशत का तो नहीं है, पाकिस्तान का मसला सियासत का है। सियासत ठीक होगी तो फिर मईशत ठीक होगी ना, वरना तो नहीं ठीक हो सकती। पीटीआई को अपने रैंक्स में क्या इस्लाह करने की जरूरत है टू डू ऑल दिस? मतलब आप जैसे लोग जो हैं जो पुराने इतना जिन्होंने वफादारी निभाई है उनको वापस करें, वापस लें, मतलब फुल फ्लेज्ड आप पार्टी में इंक्लूड हों। हु एल्स डू यू थिंक शुड बी देयर जिनको कोई भी बात हो, पार्टियां तो एडिशंस पे चलती हैं, तो पीटीआई में आना जा रहा है, ये तो वाहिद अभी पार्टी में देख रहा हूँ जो कह रहे हैं जी नहीं 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 सबको बाहर निकाल दें। हाँ। क्योंकि पीटीआई के अंदर ना एक प्रॉब्लम यह है कि आप 2 तरह से जगह बनाते हैं ना, एक अपनी एबिलिटी के ऊपर जगह बनाते हैं, एक होता है कि बाकी सारे मर जाएं तो फिर हम इम्पोर्टेंट होंगे। तो अभी सारे जो लोग हैं वो इसलिए अपने आप को बेच रहे हैं कि वो समझते हैं कि बाकी सारे मर ही रहेंगे तो हमारी इंपॉर्टेंस होगी, वरना जाहिर है इनको किसने पूछना है। तो हाँ ऐसा तो है कि बहुत सारे वो लोग अब सामने उभर कर आए हैं जो शायद हम पहले नहीं देखते थे। नोबडीज है ना, और अभी साल में देखें हम लोग तो नहीं थे, साल सवा साल हम तो जेलों शेलों में थे। हाँ। तो अपनी जगह बना लेते। बट दे से कि नोबडीज ने इसलिए यहाँ पर अपना मार्क बनाया क्योंकि जो आप जैसे लोग थे जिनसे तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। नहीं पूरी क्या नहीं हुई, हमें तो ठुड्डे मार के जेलों में डाल दिया ना, हमारी क्या पूरी होनी थी? जो बंदे 2 ही तरह के हैं ना, या तो बंदे बाहर भाग गए तो और जो अपना यहाँ पे पकड़े गए उन्होंने ठुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल दिया। तो और स्पेशली जो पंजाब में और लेकिन आपके जेल जाने से पहले, आपकी इनकार्पोरेशन से पहले आपने ट्वीट किया था दैट यू आर क्विटिंग, पार्टिंग वेज विद द पार्टी। तो मैं 4थी दफा अरेस्ट हुआ हूं ना, तो आई वाज अरेस्टेड फॉर 3 times बिफोर। तो यू वर अंडर ड्यूरेस ऑब्वियसली, वो तो सारा एविडेंट बात है, सभी को पता ही। अच्छा बट एनीवेज नॉनदलेस असद उमर साहब भी आप कहते हैं वो भी क्यों नहीं, असद उमर ने कहा वफादारी निभाए और इससे ज्यादा वो क्या करे। देखो ये कोई हम पॉलिटिशियंस हैं, हम कोई ये कोई टेररिस्ट ग्रुप तो है नहीं कि हम बंदूकें उठा के पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे और आगे से गोलियां मार रहे होंगे और हम इधर से गोलियां खा रहे होंगे। वी आर पॉलिटिशियंस, हमें तो एक स्पेस मिलेगी पॉलिटिक्स की तो हम पॉलिटिक्स कर सकेंगे, नहीं मिलेगी तो हम घर बैठ जाएंगे। देखो ना तरीके हैं ना दुनिया में। क्या खान साहब को भी इस बात की रियलाइजेशन नहीं होनी चाहिए कि आप अपने उन लोगों को जज ना करें जब वो ड्यूरेस में थे? आपको लगता है उनमें रियलाइजेशन है? खान साहब से तो मेरी 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है, वो उनका कोई ऐसा इशू नहीं। हाँ उनको एग्जैक्टली पता है लोगों का कितना जो है वो, ये हो सकता है कि उनका किसी के बारे में ख्याल हो कि उसने जल्दी जो है वो इंडोरेंस नहीं किया या थोड़ा वो उनका हो सकता है गिला, लेकिन उनका ये नहीं है कि लोग जो हैं वो क्या। मेरे ख्याल में तो लोगों ने इमरान खान के साथ वफादारी निभाने की हद कर दी है, कभी ऐसे नहीं हुआ पाकिस्तान में कि लोग इस तरह से खड़े हुए हों जिस तरह से पीटीआई। अच्छा एक इंडिविजुअल के बारे में मैं फवाद साहब जरूर आपसे पूछना चाहती हूँ, वो है फैसल वाडा साहब, क्योंकि उन्होंने ये सारा सिनेरियो होने से पहले जो है वो पार्टी से अपनी राहें अलहदा कर ली थी और बहुत सारे इंकशाफात किए थे जिसकी बिना पर वो कहते हैं उन्होंने राहें अलहदा की थी। तो उन तरह के इंडिविजुअल्स का फिर क्या वो है? आई मीन उनके इंकशाफात बड़े सीरियस थे, बहुत खतरनाक थे खान साहब के खिलाफ। देखिए वो फैसल जो है ना, मेरा तो खैर दोस्त है, भाई है बिल्कुल, आई नो, और उनसे मेरा बड़ा ताल्लुक है। और फैसल की लाइन क्लियर है। देखो ना, या तो उसने कोई फ्रॉड किया हो ना पीटीआई के साथ और कहा होगा नहीं मैं असल में आपके साथ हूँ, लेकिन वो अंदर से उधर गया हो। देखो उसकी लाइन क्लियर है, वो कहते हैं कि मैं तो जो मुझे एस्टेब्लिशमेंट कहेगी मैं वो तो हाँ बहुत ओपनली वो बंदा बात भी वो हमेशा ओपनली करता है। उसने कभी ऐसे बात छुपा के की नहीं, वो ऐसे लोगों से तो फिर गिला नहीं बनता। और मेरा ये ख्याल है कि उसने अपने तौर के ऊपर, ये तो खान साहब ने फैसला करना है। मेरे तो जाहिर है ये पे स्केल से ऊपर का काम है,
देखिए पर्सनली इफ यू But you do think so, बट कि इफ हाँ। यू आस्क मी, हाँ। पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी लोगों को लेने से इनकार नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए, वो हाँ। बात फैसला तो आपने करना ना, टिकट देना है नहीं देना। अच्छा, मैं रखना इससे है, नहीं एक रखना। सवाल, क्योंकि आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन बहुत सारे इंकशाफात ऑनेस्टली इस बात में, इस कॉन्वर्जेशन में सामने आए हैं, आई एम श्योर नाजरीन के लिए भी। वो ये कहते हैं कि बहुत सारे बहरूपिये हमारे पास आ रहे हैं दोबारा, जो कि किसी के कहने पे हमारे पास आ रहे हैं, और उनका मकसद ही यही है कि पार्टी में आके तोड़ फोड़ करें, इसलिए वो वापस नहीं ले रहे हैं लोगों को। देखो ये तो वही मैं कह रहा हूँ ना, रवाज है ना पीटीआई में, हर बंदा दूसरे को कहता है वो एस्टैब्लिशमेंट का एजेंट हाँ, है, मोहरा हर आ बंदा गया, एजेंट आ मोहरा गया, हाँ। ये तो एक कहानी है ना, एक दूसरे को ऐसे पहले भी होती थी ये कहानी, हमेशा रही है। बड़ी पॉपुलर पार्टीज में लोग एक दूसरे की जड़ें भी तो काटने की कोशिश करते हैं ना, जाहिर है जगह होती है, बट अल्टीमेटली आपने मुल्क चलाना है, पार्टी चलानी है, यू नीड पीपल विद एबिलिटी। तो ऐसे लोगों के साथ तो आप नहीं ना चला सकते कि जिनका पता ही नहीं एबीसी की चीज़। अगर इमरान खान इस वक्त 1 साल 3/4 पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है और इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, तो क्यों नहीं है? इस क्या वजह है? वजह यह है कि जो पीटीआई की लीडरशिप है जो इस वैक्यूम में आई, उसकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है। आप आज मुझे बताइए, कल जलसा हुआ, बहुत ज़बरदस्त जलसा हुआ, बहुत दुनिया उसमें आई, बट उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है या इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान, पीर पगाड़ा, हाफिज नईम, मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि हम यहाँ डी चौक में फलाने दिन आ रहे हैं और यहाँ पे हमें जिसने रोकना है वो रोक के दिखाए। मुझे आप बताएं उसका इम्पैक्ट क्या होगा? वैसे कह तो रहे हैं वो कि खान साहब की अब रिहाई नहीं हुई, एक अल्टीमेटम दिया है कल भी जलसे में कि अगर रिहाई ना हुई तो हम लोग सारे डी चौक पे बैठ जाएंगे। नहीं देखो ना, ये सच्ची बात यह है कि पीटीआई अकेले नहीं कर सकती ये काम, इसको एक अलायंस बनाना पड़ेगा। जब तक अपोजिशन अलायंस नहीं बनता, आप कैसे जो है इसको आखिरी कमेंट आपका कि ऑपोजिशन अलायंस आप समझते हैं नहीं है, क्योंकि वो तो कहते हैं मौलाना भी हमारे साथ हैं, महमूद अचकज़ई, इतना बड़ा अलायंस है, जमात इस्लामी भी अब साथ ही है। नहीं अभी नहीं है ना, अभी नहीं है। जमात इस्लामी, जीडीए, मौलाना फजलुर रहमान, इनको इकट्ठा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जब जिस दिन ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। वैसे तो खैर ये हुकूमत खुद भी अपने लिए बड़ी काफ़ी है, इस हुकूमत ने तो गिर जाना है वैसे ही, बट जस्ट टू उसको प्रोसेस तेज करने के लिए, क्योंकि देखो ना ये तो इन्होंने आपकी सोचे गिरती दीवार को एक धक्का और देने के लिए आप इकट्ठे हो जाएं तो जरा जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज तो इस हुकूमत इतनी अक्लमंद है कि उन्होंने फैसला किया कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी काफ़ी नहीं है, लिहाजा जुडिशियल इंस्टेबिलिटी होना बड़ा ज़रूरी है। तो उन्होंने वो भी टक्कर, वो अपने लिए खुद ही काफ़ी, वो अपने लिए खुद काफ़ी। चले, वेरी फेयर। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, थैंक यू, आपने बहुत ओपनली कई मामलात पे बात की। नाजरीन देखने का शुक्रिया।